हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। ये जो पूरा हफ़्ता गुज़रा उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहा। एक तो जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उसके हवाले से अभी तक जो उसमें शोर शराबा था और जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया गया उसके असरात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ के आज हुकूमत को पार्लियामान के बाद आज सेनेट में भी कामयाबी हासिल हुई है, जहाँ पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, उसके अलावा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो बिल है वो और हायर एजुकेशन कमीशन बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फिर उसी तरह के मनाजिर हमें देखने को मिले जो कुछ दिन पहले देखने को मिले थे जॉइंट सेशन के अंदर। अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया गया, यहाँ पर चेयरमैन डाइस के सामने पहुँच गए और यही कहा गया कि यकतरफा कानून साजी हुकूमत कर रही है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हफ्ता भर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी रही उसका ख़ास तौर पे जिक्र होगा। साथ ही ये बात करना भी ज़रूरी है कि जो TLP के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर भी एक जो बयानबाजी चल रही है। फवाद चौधरी साहब ने कल एक बयान दिया जिसके ऊपर हमारे प्रोग्राम में भी बात हुई और उसको मुख्तलिफ हलकों की तरफ से बड़ा असूली एक मौक़िफ़ करार दिया जा रहा है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि उन्होंने जो ये बात कही कि जो TLP वाला केस हुआ है रिसेंटली उसके अंदर उन्होंने कहा कि रियासत और हुकूमत इंतहा पसंदी उनके कंट्रोल में अभी नहीं है, ये बात ज़ाहिर हुई है। तो बतौर वज़ीर इत्तलात इस तरह की उनकी बात करने के बाद रिएक्शन भी बहुत आ रहा है। बात की गई आज हमजा शहबाज साहब की तरफ से और उन्होंने इसको कौमी सलामती के ख़िलाफ़ करार दिया है। इस बारे में भी प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात होगी और फिर हम हुकूमत यकतरफा कानून साजी के तर्ज़ अमल जो है उनका EVM के हवाले से, जहाँ इलेक्शन कमीशन के इख्तलाफात मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और कल भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था पार्लियामेंट की कायमा कमेटी के सामने कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहीं पर हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं यकतरफा कानून साजी के हवाले से, लेकिन अपोजिशन के कुछ तर्ज़ अमल के ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ अवामी मफाद के जो दीगर बिल्स हैं जिसके ऊपर इख्तलाफ है उनमें साथ क्यों नहीं दे रहे, उसके ऊपर भी क्यों बात नहीं कर रही है अपोजिशन। ये मामलात हैं और दीगर भी कुछ इश्यूज़ हैं। जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि माजी की हुकूमतों ने कदर नहीं की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो अब हम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में अगर मुतनाज़ हो जाते हैं इंतखाबात आइंदा आने वाले, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने अभी कह दिया कि अगर EVM के तहत होने जा रहे हैं, इन इस्लाहात के तहत होने जा रहे हैं अगले इंतखाबात, तो हम अभी से ही उनको नहीं मानते, तो फिर बैरून मुल्क ओवरसीज़ वालों को पहले एड्रेस करना और उनकी कदर पहले करना कैसा साबित होगा, क्या अचीव करना चाह रही है हुकूमत इन शॉर्ट इन सारे इकदाम से। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और हमने दावत दी है मायानाज सहाफ़ी और तज़को आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं, ज़ैगम खान साहब हैं और नज़ीर लगारी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। आगाज़ आमिर ज़िया साहब आपसे करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमने आज बात करनी है, लेकिन ये जो आज सेनेट में हुआ है उसी तरह हमने पार्लियामेंट में देखा, अपोजिशन ने यही तर्ज़ अमल अपनाया और हुकूमत ने भी यकतरफा कानून साजी की है। वोटों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और उसके ऊपर हुकूमत भी वजाहत दे रही है, अपोजिशन भी अपनी बात कर रही है। लेकिन अब आपकी नज़र में ये कवानीन पास करा के जिसको हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है, ये इस वक्त एक मुश्किल से निकल के हुकूमत ने अपनी पावर दिखा दी है या फिर यकतरफा कानून साजी नए मसाइल को जन्म देगी इस सिस्टम में? कुली तौर पे तो यकीनन अच्छा होता है कि अगर हमारी इस जमहूरी निज़ाम में इतनी तलखियां ना होती और हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जो है मिल बैठ कर कानून साजी करते। लेकिन ये बात करें आइडियल सूरत हाल की, पाकिस्तान जैसी जमहूरियतों में जिसको मैं कहता हूँ कि फ्लॉड डेमोक्रेसी है और जहाँ पे चीजें हस्ब मंशा जो हम और आप किताबों में पढ़ते हैं और जिस हम देखते हैं मगरबी ममालिक में वैसे नहीं चलती, तो वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफा जिसको कहते हैं ना कार्रवाई हो जाती है। यानी कि जमहूरियत के 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है कि जी मेजॉरिटी की यानी कि अक्सरियत की उस पर आप फैसला करते हैं या इंक्लूसिव करते हैं, शमूलियत की बुनियाद पे करते हैं। दोनों जो है वो जमहूरी असूल होते हैं। शमूलियत अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तलखियां ज्यादा हो तो शमूलियत पॉसिबल नहीं होती, इंक्लूसिवनेस पॉसिबल नहीं होती। तो हमारे यहाँ हमने देखा कि क्योंकि हुकूमत एक तो बज़ाहिर कि हुकूमत के अपने रवैये हैं, फिर इसके खिलाफ ने भी वो सोने पे सुहागा या कह हैं कि जी करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल रही कि हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ और हिज़्ब इख्तिलाफ का, तो जहाँ पर कोई गुंजाइश बनती थी बातचीत होने की, अक्सर बंद हो गई। और उसमें हुकूमत जो मैं समझता हूँ कि EVM पे बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बना हुआ है। मुझ जैसे नाचीज की राय ये है कि जनाब ये फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच है
और कोई भी जदीद ध्यान रखने वाला पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी असूली तौर पर उसको इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। दो बातें हम तय कर लें। असूल ये है कि जी ईवीएम होना चाहिए, उसका निफाज कैसे होगा इस पर बहस हो सकती है, उस पर ये बात हो सकती है कि वो मरहलावार होगा, वो कोई पायलट प्रोजेक्ट पहले बनेगा, किस तरह से होगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन असूली आमिर तौर साहब, पर मैं जब ये समझता हूँ इस किस्म के खदशात और इजहार मौजूद है कि जिस तरीके से जर्मनी की एग्जांपल्स दी जा रही हैं दुनिया भर के ममालिक की, तो उसूली फैसला कैसे किया जा सकता है जब जो सारी जो सियासी जमातें हैं वो तो स्टेक होल्डर हैं एक इंतखाबी इंतज़ाम जो सिस्टम होता है उसके अंदर, तो अगर उनको ये डर और शिकवा है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है सिस्टम को RTS की तरह, तो फिर किस तरीके से उसूली तौर पर फैसला किया जा सकता है EVM के हवाले से? नहीं, ये तो खदशा है ना, ये तो खदशा है। लेकिन इसमें अक्सर जो बात है कि आज आप हवाई जहाज उड़ाने से लेकर आपकी जो हेल्थ रिपोर्ट्स होती हैं सारी कंप्यूटराइज हैं। जितना ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजी पे निसार बढ़ता जा रहा है, किसी सदी में ऐसे ही होगा, ये रास्ता पलट नहीं सकता। तो आप मुझे बताएं, ये जो बैलेट का निजाम है क्या वो परफेक्ट है? उसमें धांधली नहीं होती? तो कम से कम अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल लाएंगे तो हम इस चीज को परफेक्ट कर सकेंगे। अगर हम कहते हैं मशीनों के डर से, टेक्नोलॉजी के डर से कहे जी नहीं होगा, तो फिर ये बात गलत है, ये रवैया गलत है। बात ये होती है कि अगर आप कि मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा कि हुकूमत गलत कर रही है, सही कर रही है। मैं बतौर एक पाकिस्तानी, किसी सदी के पाकिस्तानी के, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए और हुकूमत पे ही फर्ज बनता है कि वो उन खदशात को दूर करे कि जो इस पे इख्तलाफ उठा रही है, उसको यकीनी बनाए, उसमें शफाफियत भी। हम ये नहीं कह रहे कि इसके वजह से मैनिपुलेशन हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि यू आर माशाल्लाह 21st सेंचुरी पाकिस्तानी वुमन, एंटरप्राइजिंग है, सब कुछ है, हम कैसे अपना कहते हैं कि आंखें बंद कर लें मुस्तकबिल से? वो हम क्यों नक्शे कोहन पे अड़ जाए, हम क्यों आईने नौ से डरने लगे? हमारे लिए ये चीज मुनासिब नहीं है। तो मैं असूली तौर पे बात करता हूँ। बाकी निफाज के अंदर इंडिया की, मैं भारत की मिसाल लें कि 80s में पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फौरन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मरहलावार हुआ। उन्होंने कुछ दिन इंतखाबात कराए, कुछ स्टेट्स में उन्होंने कराए, उसके बाद आप देखिए कि वहां होने लगे और कोई तनाजा नहीं होता। वोटिंग काउंट का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं। तो हम भी ये कर सकते थे अगर जरा सी अपने सलीम अलनवी था कि हम जी पायलट प्रोजेक्ट कर लेते। जी जी आमिर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगी, शॉर्ट ब्रेक की तरफ, फिर मैं लगाई साहब के पास यही बात लेके जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी है कि जिद्दत की बात पे तो इख्तलाफ यकीनन किसी को नहीं होगा, लेकिन बात इंतखाबी अमल की है और इस हवाले से ख़ास तौर पे किसी भी तौर पे ना तो इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से कोई क्लैरिटी मिली है कि क्या उनको एड्रेस किया गया है या नहीं। ये चीज़ गालिबन नज़र आती है जिसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं। लेकिन जो आमिर साहब ने बात की कि जिद्दत की तरफ हम कम अज़ कम उसूली तौर पर तो बात करें कि इसके ऊपर हो, ये हम लगाई साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं वीकली राउंड अप, हफ्ते भर जो एक्टिविटी रही उसके ऊपर बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत कानून साजी पे कानून साजी कर रही है और अपोजिशन एहतजाज पे एहतजाज किए जा रही है, लेकिन फ़र्क कोई ख़ास पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नज़ीर लगारी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अब एक तो ये सूरत हाल देखी हमने और अपोजिशन का इल्ज़ाम भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ट्रिक किया उनको जॉइंट सेशन के हवाले से, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसी मिसाल कायम हुई है? क्योंकि एतमाद की फ़ज़ा को बहुत नुकसान पहुंचा है। पहले भी बहुत बेहतर आइडियल नहीं थी सूरत हाल, लेकिन अब ख़ास तौर पे। और फिर इन शॉर्ट हुकूमत को उनका दरीना जो ख्वाहिश थी EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हवाले से, तो उसमें तो कामयाबी हासिल हुई है। अब व्हाट नेक्स्ट? अपोजिशन कर क्या सकती है सारी सूरत हाल में? असल में EVM इसलिए लाए हैं कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसके ज़रिए शायद वोटिंग का तरीक़ाकार आसान हो जाए। जहाँ तक धांधली, रिगिंग, मैनिपुलेशन, इंजीनियरिंग और वोटों की चोरी, ये सिलसिला है, इसको कोई सिस्टम रोक नहीं सका है। ना तो EVM रोक सका है और ना ही वो मैनुअल तरीका जो होता था ना वो रोक सका है। रोक कोई नहीं सका है। असल बात यह है कि नीयत की, आपकी नीयत क्या है? आप चाहते हैं कि रिगिंग ना हो, आप चाहते हैं मैनिपुलेशन ना हो, तो फिर नीयत ठीक करनी होगी। मशीनों को ठीक करने से और कागज़ों को ठीक करने से कुछ नहीं होगा। असल बात यह है कि जो इलेक्शन को मैनूवर करते हैं, जो इंजीनियर करते हैं, जो इलेक्शन को तब्दील कर देते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि हाँ हमने इलेक्शन इसलिए तब्दील किए थे कि हम फलां पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे, और यही हुआ। यानी ये बात फौरन बात शुरू हो गई थी पाकिस्तान बनने के बाद, और पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन जीता जुगतो फ्रंट ने और थम्पिंग मेजॉरिटी थी। इतनी बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान में किसी को हासिल नहीं हुई, लेकिन उस मेजॉरिटी को नहीं माना गया। उनकी हुकूमत 2.5 महीने चली और उसके बाद कहा, और उस किसको कहा गया? कायद-ए-आज़म के
रफीक को, करारदादे लाहौर पढ़ने वाले शख्स को, मौलवी एक फजलुल हक को कहा गया कि तुम गद्दार हो और हम तुम्हारी हुकूमत तोड़ रहे हैं, और गद्दारी का सर्टिफिकेट देने के चंद साल के बाद उन्हें फिर गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान लगा दिया गया, वो गद्दारी का दाग खुद ही मिटा दिया गया। इसके बाद अभी इलेक्शन हुए 70 के, जो हमारे सामने हुए 70 के इलेक्शन को नहीं माना गया, और ना मानने वाली रूलिंग इलीट थी जो इलेक्शन को नहीं मान रही थी। वो गारंटी मांग रही थी कि पहले हमें ताहिया सदर मान लो, या हमारे इस तमाम जो हमारा एजेंडा है उसको मान लो। वो याहिया खान खुद कह रहे थे, और रूलिंग जो जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता था वो भी यही कह रही थी, और सेकंड पार्टी जो थी वो भी यही कहती है कि आइन पहले तय कर लो, उसके बाद आइन का एक ड्राफ्ट बनाओ और उसके बाद आओ। अगर ये जाना है शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात पर, और 6 नुकात में झंडा अलग है, परचम अलग है, करेंसी अलग है हर सूबे की, तो फिर वो तो रहा ही नहीं, फिर तो खत्म हो गया ना, वफाक खत्म हो गया। वो वफाक के खात्मे का वो था प्रोग्राम, और इस पर इलेक्शन लड़ने दिया गया, इलेक्शन लड़ने दिया गया। और जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने दिया उनके एजेंडे में शामिल था, वो रिकॉर्ड पर हैं। हेनरी किसिंजर को कहा कि हमने पाकिस्तान को तोड़ने और इस पाकिस्तान को अलग करने का फैसला कर लिया है, और वो मान रहे थे। जनरल याहिया खान ने ये कहा था, अयूब खान अपनी डायरी में लिखा है कि हम पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने का फैसला कर चुके थे। तो फिर इलेक्शन के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शन के चक्कर में रहते हैं तो वो हो नहीं सकते, और पाकिस्तान की तारीख में हुए ही नहीं, नतायज भी नहीं माने गए और हुए भी नहीं। और इसके तहत आप कहते हैं ज़्यादा मुतनाज़े। लगाई साहब, आपने एक पूरी तारीख बताई। ज़ेगम साहब, अब मामला यही है, और अगर अभी भी हम देखें, खुद पीटीआई 4 हलकों के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही, इसकी खुद पीटीआई की हुकूमत को सिलेक्टेड कहा जाता है, फिर डस्का के इंतखाबात में क्या हुआ वो हमारे सामने है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आमिर साहब ने कहा कि जिद्दत के बारे में भी तो हम बात करें कि जहाँ हम टेक्नोलॉजी का हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थिन लाइन भी क्रॉस ना हो और तनाज़ा भी खड़ा ना हो, क्योंकि इंतखाबात से लगाई साहब ने कहा कि बड़ा अहम मामला है कि इसके ऊपर तनाज़ा ना खड़ा हो, सवाल ना उठे। देखिए, आमिर साहब ने ठीक कहा, जिद्दत की तरफ तो जाना है, लेकिन लगारी साहब ने जो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जिस चीज़ की अहमियत पर जोर दिया वो थी नीयत, कि अगर नीयत ठीक नहीं है तो टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करना तो और भी आसान है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करते हैं फिर तो कुछ नज़र ही नहीं आता। अगर आप ईवीएम में एल्गोरिदम्स ही ऐसे डाल देंगे तो उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकेगा। आप वो इतराज़ात उठा कर देखिए, जो इतराज़ात जो हैं खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी वो आईनी अदारा जिसको मैंडेट दिया गया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसने इस मशीनों के बारे में और इसके पॉसिबल मिसयूज़ के बारे में जो टेक्निकल सवालात उठाए हैं कि किस तरीके से मशीन के हार्डवेयर को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके सॉफ्टवेयर को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी उसमें चिप भी आप ठोक सकते हैं, उसमें आप सॉफ्टवेयर में नए एल्गोरिदम्स भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी के रिजल्ट लेने के लिए, और फिर उसके बाद जाहिर है उसके स्टोरेज वगैरह की प्रॉब्लम भी उन्होंने बात की। तो नीयत की बात है, लेकिन मैं एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूंगा जो बहुत ही क्रूशल है, वो लफ्ज़ है ट्रस्ट का। अब आप देखिए, जो 2017 का पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट है, ये पाकिस्तान की तारीख का शायद एशिया के बेहतरीन इंतखाबी कवानीन में से है, और इसे सबने मिलकर पास किया। मुस्लिम लीग नवाज भी ये कर सकती थी कि अपनी मर्जी का कोई बिल जो है वो ब्रूट मेजॉरिटी से पास करती। 2017 के आप हालात देखिए कि कितनी तलखी थी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि ये जो बिल है ये इत्तफाक़े राय के साथ पास हो। क्योंकि मसला क्या है, आप देखिए, एक तो बहरान जिसको आप सियासी बहरान का नाम दे दीजिए, क्योंकि इसका ताल्लुक है लेजिटिमेसी से, कि अगर इलेक्शन की लेजिटिमेसी नहीं होगी, जैसा कि तमाम ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, पीटीआई के पास तो 33% वोट है ना, 3-4% उसके इत्तेहादियों के होंगे, बाकी सब वोट तो बाहर हैं। और अगर वो सब लोग इंतखाबात की लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते तो इसका मतलब है पाकिस्तान के 2/3 लोग इंतखाबात की जो कानूनी हैसियत उसको तस्लीम नहीं करते। अगर इंतखाबात की लेजिटिमेसी नहीं है तो फिर उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत की क्या लेजिटिमेसी होगी, फिर जमहूरियत की क्या लेजिटिमेसी होगी, और अगर हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं होगी तो फिर आप बताइए रियासत की क्या लेजिटिमेसी होगी, क्योंकि रियासत को जो चलाने वाली चीज़ है वो तो हुकूमत है ना। हमें तो ये आम कानून नहीं है, जिस तरह आमिर साहब कह रहे थे कि कुछ हालात में हुकूमत अपनी मर्जी से कर ले। अक्सर कानून जो है वो हुकूमत अपनी मर्जी से करती है और अपोजिशन को साथ लेकर चलना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनके पास मैंडेट होता है। लेकिन ये वो लॉ नहीं है, ये रूल्स ऑफ द गेम्स के बारे में है। रूल्स ऑफ द गेम्स को किसी भी
तौर और पर साथ ही जैगम साहब, हुकूमत अगर ओवरसीज अपनी के वोट ब्रूट के ऊपर भी आप एक मेजॉरिटी से नहीं, मुख्तसर कमेंट कर दें, ये भी एक हुकूमत देखिए का बड़ा देरीना ख्वाहिश है। देखिए वो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, इंतहाई खतरनाक बात है। पाकिस्तान में इस अगर पर मैं भी सदारती बात निज़ाम होता करूंगा। तो कोई जरूर मसला आते नहीं हैं था, जी। कोई भी मसला नहीं था जी। अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होता तो कोई भी मसला नहीं था, ये 9-10 लाख वोट कुछ फर्क ना डालते। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं और उनके मुख्तलिफ तरह की प्रोफाइल है, उसमें वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ किसी दूसरी मुल्क की वफादारी का हलफ उठा चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान में इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं है। उनमें वो बच्चे भी हैं जो पैदा बरतानिया में हुए और पाकिस्तान में शायद ज़िंदगी में एक बार आए। वो कंस्टिट्यूएंसी शायद उन्होंने ज़िंदगी में देखी भी नहीं होगी, जिसमें आप वोट डालने की उनको इजाज़त देंगे, इतने बड़े खिलवाड़ की इजाज़त देंगे। फिर आपके लाखों लोग, तकरीबन 1 मिलियन लोग जो बैठे हुए हैं, वो ऐसे मुल्कों में बैठे हुए हैं जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, जहां पे कफील के जरिए उनको असरअंदाज किया जा सकता है, जहां के शहजादे कफीलों के जरिए पाकिस्तान के पूरे इंतखाबात को उलट सकते हैं। ये ऐसा मसला नहीं है जिस पे आप गुफ्तगू किए बगैर, थारो डिस्कशन किए बगैर, एक बुलडोज करके अपने वक्ती मफादात की खातिर पाकिस्तान की जमहूरियत को उलट के रखते हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी और यही बात फिर ब्रेक के बाद मैं लगाई साहब और आमिर साहब के जाऊंगी। जैगम साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रेज किए, लेकिन यही बातें तो पार्लियामान में डिस्कस होनी चाहिए थी ऑपोजिशन के साथ। ना ही हुकूमत उनको कायल कर सकी, ना ही ऑपोजिशन के साथ बैठ सके और बिल इस बारे में पास हो गया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर इस पर कॉमेंट शामिल करेंगे लगाई साहब को और आमिर साहब का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं एक तो जो कानून साजी हुकूमत की तरफ से की गई है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन का क्या तर्ज़ अमल रहा, इसके ऊपर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ, लेकिन उनका अपना तर्ज़ अमल क्या रहा ऑपोजिशन का अब तक। इस पर बात करते हैं। आमिर साहब, जो ब्रेक से पहले ओवरसीज़ के वोट की बात हो रही थी, उसके ऊपर आपने जैगम साहब की बात सुनी है। सिर्फ ये नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस भी करते हैं डायरेक्टली ओवरसीज़ को और हमें इंटरेस्ट भी मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पसंद करने वाले बहुत सारे अवाम हैं जो ओवरसीज़ रहते हैं। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल मामला है कि बिल पास कर दिया जाए? और वैसे ही ये तो अभी भी ईवीएम भी अगले इंतखाबात के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत ने एक तो जल्दबाजी की इस मामले के अंदर, और ख़ासकर आप ओवरसीज़ के वोट के मामले को देखते कैसे हैं? एक तो स्मृति ये है कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो हमने बड़ा नैरो किया हुआ है, बड़ा तंग किया हुआ है। हमने सिर्फ ये किया कि जी ईवीएम पे फोकस है इस हुकूमत का, और चले उन्होंने कहा जी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है उन पे फोकस है। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये चाहूंगा कि एक और चीज को उजागर करें कि ये एजेंडा ब्रॉडर होना चाहिए था। यानी कि जब आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें होना चाहिए था कि जी पोलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की भी कुछ शराइत होनी चाहिए थी। ये बात भी होनी चाहिए थी कि जी कैंडिडेट्स के ऊपर क्या शराइत आयद होती हैं। एक बड़ा मुहिम सी बात है मानिए कि जी वो अच्छा मुसलमान हो, अच्छा, लेकिन क्या उसको टैक्स पेयर होना जरूरी है? उसकी तालीम का कोई म्यार मुकर्रर होना चाहिए था जो कि माजी में होता था, लेकिन हमारे यहाँ देखा कि उसको भी स्क्रैप कर दिया। आप ड्राइवर रखते हो, आप चाहते हो कि लाइसेंस हो, लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए सिर्फ दौलतमंद होना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ उस चीज का भी ख्याल नहीं रखा, उस चीज में बात ही नहीं हुई। ऐसा होना चाहिए था कि जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, जब तक वो अपना नाम साफ नहीं करा लेते वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए मजाज नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में इस एजेंडे को ज्यादा वसी होना चाहिए था। एक बात। अच्छा, दूसरी बात आती है कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अब ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे एक बिल्कुल राय ये हो सकती है जैसे कि जैगम साहब फरमा रहे हैं कि जी उन बच्चों ने जिन्होंने पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से वोट दे रहे हैं। एक इसका पहलू ये भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी उतने ही जज्बे और उतने ही पैशन के साथ जो है अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं बैरून मुल्क होकर, और वो यहाँ के सियासी अमल में शरीक होना चाहते हैं। हमने देखा दुनिया के बाद ममालिक हैं कि वो अपने सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि वो जाकर जो है इवन इफ दे आर लिविंग आउटसाइड दे कैन कास्ट देयर वोट। ये होता है हमारे यहाँ, दुनिया में है ऐसी मिसालें। तो ये काबिल बहस चीज है। अच्छा, इसमें ये बात भी है कि जी जब हम 30 अरब डॉलर, बड़ा कहते हैं खुशामदेद कहते हैं जब रेमिटेंसेस उनके आ रहे होते हैं, तो उनकी कुछ सियासी अमल में भी अगर से हो जाए, क्योंकि बाद लोग, मैं जब भी मैं बाहर गया और मैं इस बात पे बड़ा मतलब हैरान होता था कि जितने जज्बे और जितने जोश से वो अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं, आप जाके देख लें, उनको उतना ही ख्याल होता है जितना जैगम साहब को, लगारी साहब को, बल्कि लगता है कि हमसे भी ज्यादा पुरजोश है। उनका जो आइडियल है
वो टाइम में फ्रीज हुआ है, उनको वो पाकिस्तान याद है जो लेकिन यही तो उन्होंने आमिर 1960 साहब, में सॉरी कत्ता कलामी की माजरत, यही तो मामला यहाँ, यही तो सवाल नहीं उठाता कि जब आप जज्बा तो यकीनन क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता किसी का, और नीयत भी नहीं हो सकती किसी भी सूरत, लेकिन मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो आज से 20 साल पुराना पाकिस्तान इमेजिन करते होंगे, इस वक्त पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वो उस हिसाब से कैसा फैसला कर सकते हैं वहाँ बैठ के। इस किस्म के खदशात जब उठें फिर उसके ऊपर क्या बात की जाए? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, लेकिन लेकिन देखिए अलमिया है, हम वोट डालने वाले पे इतनी शर्त लगा देते हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान आते हैं वो अटैची पकड़ कर आते हैं यहाँ पे वजारत लेने, और फिर जैसे उनकी वजारत खत्म होती है बाहर चले जाते हैं। मतलब जो इस मुल्क को चलाने आते हैं, आपको लगारी साहब इनगनत मिसालें देंगे कि जहाँ पर आपके पास ऐसे, और अब भी आप देखें कि हमारी क्यादत जब इक़्तिदार में होती है तो मुल्क में होती है, और जब इक़्तिदार से बाहर होती है तो ये ज्यादातर सैर सपाटे के लिए बाहर गए हुए होते हैं। तो ये भी बड़ा एक मसला है। बात ये कि इतना सादा और आसान नहीं है कि इसको मुकम्मल तौर पे मैं रद्द कर दूं, या मैं कहूं जी आंखें बंद करके हिमायत करनी चाहिए, हमें बात जरूर करनी चाहिए इस पे। मेरा मतलब है, लेकिन नर्म कोशिश होगा कि अगर पाकिस्तानियों को जहां पर भी है, क्योंकि पाकिस्तानी उनकी धरती से वाबस्तगी है और उसके सियासी अमल में शरीक होना चाहते हैं, तो ये हो सकता है कि एक जज्बाती सी बात हो, वो वाली बात हो, एक रोमांटिक वाली बात हो, लेकिन हमें उनको, हम काट नहीं सकते उनको अपने आप से, हमारी हिस्सा और हमारे साथ रहना चाहिए। लगाई साहब, अब आपकी नज़र में ये क्या एतराज़ जो है, अब ये जिस तरीके से आमिर साहब बात करें कि ठीक है उन लोगों में जज्बा है, वो भी चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कोई किरदार अदा करें और अपने वोट का हक भी इस्तेमाल करें, तो इतनी आइडियल तो पार्टी निज़ाम, जो सियासी जमातें हैं उनके अपने निज़ाम की सूरत हाल नहीं है, तो क्यों ना ये ओवरसीज़ को भी वोट देने दिया जाए, इसका हक दिया जाए? देखिए, इसमें जो पेचीदगियां हैं वो हमने भी और हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी पेश नज़र नहीं रखी हैं। पहली ये बात ये है कि जिन लोगों ने 1963 में नकल मकानी की और पाकिस्तान से चले गए, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, कई नस्लें हो गई, और वो मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने वहाँ टेक ओवर कर लिया उस मुल्क में जहाँ पर वो हैं, और उसके बाद वो आपके स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं। तो ये आप कैसे अलाउ करेंगे कि उन्होंने एक और मुल्क का पासपोर्ट हासिल कर लिया, एक और मुल्क की शहरियत हासिल कर ली, और बाद जगहों पर आपके मुल्क की शहरियत को विड्रॉ भी किया है, तो क्या उन लोगों को आप अलाउ करेंगे? दूसरी बात ये है कि उन्होंने जिन एक बयान ऐसा रख सकते हैं कि जी ठीक है, जिसने हमें 1 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर वगैरह ये हमें भेजा हो तो हम उसको वोट का राइट देते हैं, लेकिन ये भी मैं नहीं चाहूंगा कि इस राइट पर भी मिले। हाँ, एक बात के लिए आप कर सकते हैं कि आप सीटें मुख्तर कर दें कि यूरोप के लिए इतनी सीटें हैं, और वो वहीं पर ही इलेक्शन जो है वो वहाँ हिस्सा लें, और वहाँ से लड़कर और वहीं के वोटर से वोट लेकर वो हमारे पार्लियामेंट में आ जाएं। अगर ये तरीका हो सकता है तो इसको अख्तियार किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता है कि इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है और इलेक्शन जो है वो रहीम यार खान की सीट पर हो रहा है, और फैसला जो है वो कनाडा, अमेरिका और बरतानिया और इटली में बैठा हुआ शख्स कर रहा है, और यहाँ जो शख्स इन सूरत हाल को भुगत रहा है, जो इस सारे मसाइल में शामिल है, जो इन दुखों को और तकलीफों को बर्दाश्त कर रहा है, वो अपना एक मैंडेट देना चाहता है, लेकिन वो मैंडेट खत्म हो गया इसलिए कि वहां से 5,000 वोटों का फर्क पड़ गया और 5,000 वोट बाहर से आ गए और उन्होंने आकर शामिल कर दिया। मैं फिर ये कहता हूँ, सारी चीजें कबूल की जा सकती हैं। कोई इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो हमारे एतराजात हैं उनका कोई जवाब देने को तैयार है? कि जो एलानिया आकर कहा गया, यानी एलानिया कहा गया कि तुम गद्दार हो और तुम इस अहल नहीं हो कि तुम्हारे मैंडेट को माना जाए, और उसको निकाल दिया गया। जनरल हमीद गुल एलानिया कहें कि हम इसलिए उस पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे इक़्तिदार में, और हमने इसलिए इलेक्शन मैनिपुलेट किए ताकि वो पार्टी ना आए, और फिर ये कि हमने इसलिए IGI बनाई कि वो उसको इक़्तिदार में ना आने दिया जाए, या ये कि हम इलेक्शन को एक अदालत, एक सुप्रीम कोर्ट को मैसेज जाता है कि जनाब आप असेंबली बहाल ना करें, और मेरे और आपके घर के दरमियान एक वाक़या है, एक रोड दरमियान में है, आप समझ लें। यानी ये जस्टिस अफजल जुल्ला चीफ जस्टिस को ये मैसेज किया गया जनरल असलम बेग की तरफ से, ऑन द रिकॉर्ड है ये, और ये चीजें कोर्ट में आ चुकी हैं। मैसेज भेजा गया कि जनाब आप जो गई हुई हुकूमत उसको बहाल ना करें, वरना जो है आपका और मेरे घर के दरमियान एक ही रोड का फासला है, अगले सामने आपके मेरा घर। तो इस तरह की चीजें करने के, जब इलेक्शन की नियत ही पहले से ये तय होकर नतायज ये बनाने हैं,
तो फिर आप इलेक्शन कराते रहें, लेकिन जितने फिर तो मर्जी आए इलेक्शन। मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने लगा है साहब, लेकिन फिर इन बातों के बाद तो ये नजर आता है कि फिर नीयत तो कम से कम अगले कई साल ठीक नहीं हो सकती। जो भी हुकूमत में होगा उसकी नीयत के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। हमारे यहाँ नीयत के ऊपर, हुब्बुल वतनी के ऊपर और दीगर जो मजहबी जज्बात होते हैं उनके ऊपर तो सवालात उठते ही रहते हैं हर वक्त। एक ब्रेक की तरफ जवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी असूली बात की कल, उसके ऊपर भी सवालात उठा दिए हमजा शहबाज ने और मुल्क की सलामती के हवाले से उसको जोड़ दिया जाके। इस बारे में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ज़ेगम खान साहब, कल फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि जो टीएलपी वाला सारा मामला हुआ है उसके बाद ये बात वाजे हो गई है कि रियासत और हुकूमत जो है वो इंतहा पसंदी से निमटने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है अभी तक। और उन्होंने कहा कि हमें ख़तरा भारत, अमरीका, यूरोप से नहीं है बल्कि इंतहा पसंदी से है। इस मामले को उन्होंने जब एड्रेस किया तो उसके बाद बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। आपकी नज़र में बतौर वज़ीर इत्तलात जब वो इस किस्म की बात करेंगे तो क्या ये रियासत की नाकामी का एतराफ़ समझा जाएगा सरकारी तौर पे, या फिर इसको एक उसूली मौक़िफ़ के तौर पे देखा जा सकता है? एक शख्सियत जो हुकूमत के अंदर तो है लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर अपना इख्तलाफी नोट देते रहते हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया के ज़रिए, कैसे देखा जाए इसको? मेरे ख्याल में वज़ीर इत्तलात साहब कुछ मामलों पर बड़ी सीधी सीधी खरी खरी बात करते हैं जिन पर उनका असूली मौक़िफ़ है। और हुकूमत की ज़ुबान तो पता नहीं कौन वज़ीर बोलता है कौन नहीं बोलता, हर कोई अपनी नुमाइंदगी करता है। हर बंदा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है इनका, हर बंदा वज़ीर इत्तलात है और हर बंदा जो है वो वज़ीर दाखिला है। तो मेरे ख्याल में ये तो तय नहीं कर सकते कि किसी वज़ीर ने कुछ कहा है तो क्या हुकूमत के बिहाफ पे कहा है या रियासत के बिहाफ पे कहा है। ये तो हर स्टेटमेंट के साथ एक एफिडेविट चाहिए होगा। लेकिन जो उन्होंने सवाल जो बात की है, जो आपने कहा कि उसने जो क्वेश्चंस रेज किए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा सवाल ये होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर रियासत जो है वो नाकाम हुई है तो क्यों हो रही है इन लोगों को काबू करने में? और उसका एक जवाब है। उसका जवाब मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, चाहे वो तनख्वाह लेने वाली अशराफिया हो, चाहे वो वोट लेने वाली अशराफिया हो, इन दोनों ने गुज़श्ता 8 दहाइयों से जो मज़हब है उसका इंस्ट्रूमेंटल यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए, अपने सियासत के लिए, अपने वक्ती मफादात के लिए मज़हब का और मजहबी तबके का इस्तेमाल किया है। और वो ये समझते हैं कि इन मौलवियों को हम आसानी से इस्तेमाल करके अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन मसला जो है वो उल्टा पड़ता है। एक रूलिंग एलीट के तौर पर भी इनकी अथॉरिटी मुसलसल कम हो रही है और इसके नतीजे में रियासत की अमलदारी भी कम हो रही है। देखिए, रियासत बुनियादी तौर पर उस शय का नाम है जो किसी और को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देती। रियासत अपने अलावा किसी को थप्पड़ मारने की भी इजाज़त नहीं देती। रियासत अपने अलावा किसी एक शहरी को दूसरे शहरी को बुरा भला कहने की भी इजाज़त नहीं देती। जितनी मजबूत रियासतें आप देखते हैं कि थोड़ा किसी की बेइज्जती भी कर दे तो रियासत उसको पकड़ लेती है कि तुम्हें ये हक नहीं है। लेकिन ऐसी रियासत जिसने मजहबी तबके को हथियार भी पकड़ा है, और वो जो एक ल्यूनेटिक फ्रिंज जो पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है इंतहा पसंद लोग, लेकिन उसको अपने हाथों से मुक्तदर किया वक्ती फ़ायदे के लिए। लेकिन सवाल ये है फवाद चौधरी साहब से कि क्या उनकी पार्टी ने ये सिलसिला बंद किया है या बढ़ाया है? क्या उनकी अपनी पार्टी, क्या उनकी पार्टी जो है वो तारीख के धारे के किस तरफ खड़ी है? क्या उन्होंने इस मसले को रिजॉल्व करने की तरफ लेकर गए हैं या कॉम्प्लिकेट किया है? आपके हमारे सामने जाहिर है ये चंद सालों की बात है, हम सब गवाह हैं कि वो इस मामले में उतने ही कसूरवार है जितना कोई दूसरा है। और शायद हालिया तारीख में किसी भी सियासी पार्टी से, बड़ी सियासी पार्टी से ज्यादा कसूरवार वो खुद मिलेंगे। तो मेरे ख्याल है पीटीआई को इंटरनल डिबेट भी करनी चाहिए और खासकर और उन्हें अपनी पार्टी को भी। बिल्कुल सर, माजी मैं थोड़ा वक्त कम है मेरे पास, तीनों का कमेंट इस पे लेना चाह रही हूँ। आमिर साहब, एक तरफ हमें ट्रेलर नजर आया था जब काबीना का फैसला सुनाया था फवाद चौधरी साहब ने आके और बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ऐसा मुआहदा किया गया जिसको पब्लिक भी नहीं किया जा पा रहा उन लोगों से और उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। तो अब आपकी नज़र में क्या फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है इसको अब आप आगे कैसे देखते हैं? ये एतराफ़ उनकी तरफ से किया गया है, इसके ऊपर तनकीद ठीक है जो हमजा साहब इसको कौमी सलामती के साथ जोड़ रहे हैं, मुल्क की सलामती से? मैं बड़ी क्विकली कहूँगा दो बातें। पहली तो ये कि ज़ैगम साहब जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जी रियासत किसी को इजाज़त नहीं देती तशद्दुद करने की, मोनोपोली होती है रियासत की। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी रियासत 1947 से आज तक जो है इट्स अ ब्रिटल, कमज़ोर रियासत है और बहुत सारी जगहों पे अपनी अमलदारी कायम नहीं कर पाई है, क्योंकि इसके अपने वो एक अलग मौजूद है कि हम क्यों कमज़ोर हैं और रियासती अमलदारी क्यों नहीं कायम होती। तो हम लोग मुख्तलिफ
लसानी ग्रोहों से, मजहबी ग्रोहों के हाथों और हत्ता की शराफिया के हाथों, इंटरेस्ट ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। ये चीज कंटिन्यूएशन में है। और ये जो फैसला किया गया है टीएलपी के साथ, ये असूली फैसला नहीं है, ये प्रेगमेटिक फैसला है। अब चॉइस ये थी कि आप या तो लेकर वो जो हजारों लोग थे उन पर आप मतलब है गोलियां चला देते, कुछ तो खून का बाजार गर्म होता। मैं अगर क्राइसिस को मैनेज करने की बात करूं, क्या होता है कि स्लो और दो करके जनाब आप यू लिव टू फाइट अनदर डे, और किसी और दिन के लिए आपको मौका मिल जाए कि उस वक्त आपने क्राइसिस को दबा दिया। हमारी रियासत हमेशा यही करती है कि बुरहान को फायर फाइटिंग करके दबा देती है, उन तजादात को कहते हैं ना दूरस्थ बुनियादों पे हल नहीं करती है। और ये बार बार ये ड्रामा हो रहा है। ये ड्रामा आप याद करें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से, जब पीटीआई इस चीज की मुल्जिम या मुजरिम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या जिस तरह की कानून साजी अपने दौर में की थी, क्या उससे मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग नहीं मिला? मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उसमें नाम, क्या नवाज शरीफ साहब ने कहते हैं कि इनके साथ फ्लर्ट नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे, इन मजहबी इंतहा पसंदों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है मजहबी बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजहबी माशरा इंतहा पसंदी मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी अवाम जो है वो मजहबी है। और उसको जो है उसकी जज्बात को इश्तियाल देखकर जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है, और इस हुक्मरान अशराफिया का ताल्लुक तीनों पोलिटिकल पार्टी से है। हिज़्ब खिलाफ में भी रहकर ये हुक्मरान अशराफिया है, और हिज़्ब खिलाफ रहकर में भी ये जो है हुक्मरान अशराफिया है। तो ये चीज जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पेचीदा मसला है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट इसका हल नहीं हो सकता अफसर साहिबा जी। बिल्कुल। ये लगाई साहब, अब आपका कमेंट, अब जो ये जो रीसेंट चैप्टर हुआ है इसके अंदर मजीद मामलात को ख़राब किया है कि कहीं भारतीय फंडेड कह दिया गया एक एक्सट्रीम पोजीशन लेके, उसके बाद अब कल रिहाई भी हुई है, उससे पहले अब इंतखाबात के हवाले से भी उनके बातचीत की जा रही है, और ख़ुद ही पीटीआई के अंदर से एजाज चौई साहब ने कह दिया कि वो तो भरपूर उनका इस्तकबाल भी करना चाहते हैं। तो कुछ सीखा है या रियासत को मजीद कमज़ोर किया है पीटीआई की हुकूमती पॉलिसी ने? सर बात यह है कि रियासत अपना बयानिया नहीं दुरुस्त कर सकी है। कायदे आज़म ने एक वाज़ेह लाइन बनाई थी 11 अगस्त की तकरीर में, उस तकरीर को पसे पुश डाल दिया गया, उसी रोज सेंसर कर दिया गया था, और सेंसर किया था सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के जो सख्त चौधरी मोहम्मद अली थे। उन्होंने कहा था कि ये कायदे आज़म की तकरीर चल नहीं सकती। वो तकरीर हमारे आइन का प्रीएम्बल होना चाहिए थी और होना चाहिए। ये हमारी पार्लियामेंट से हमेशा डिमांड रहेगी कि कायदे आज़म की तकरीर ही वो हमारा बेसिक उसूल है, जिसकी बुनियाद पर हमारी आइन साजी या आइन के अंदर वो तब्दीलियां लाई जानी चाहिए जो कायदे आज़म ने मुतय्यन की थी। दूसरी बात यह है कि जितने भी ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो रियासती इंस्ट्रूमेंट्स के पैदा करदा होते हैं और उनके मफादात के मुताबिक होते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ हमेशा इस तरह की सूरत हाल रखी जाए कि उन्हें हमेशा गोमगो में रखा जाए, तकलीफ में रखा जाए, अजियत में रखा जाए, भूख और अफलास में रखा जाए, उन्हें डिलीवर ना करना पड़े। ये तय हो गया कि अब इनको दीवार से लगाने के लिए एक इंतहा पसंदी मजहबी या लसानी या असबियत या पुरानी या कौमियती इन चीजों में लोगों को उलझा कर रख दिया जाए, और इसमें ये इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे ग़िज़ा वहीं से हासिल करते हैं जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है। रूलिंग एलीट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसको ग़िज़ा देते हैं ताकि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। ये अवाम की तरफ से नहीं है। अगर अवाम की तरफ से होती तो अवाम में कोई इलेक्शन तो मजहबी पार्टियां जीती, ऐसा इलेक्शन भी नहीं जीत सकी जिसके लिए उनके हलवा बनाया गया, उनके मदरसे के सर्टिफिकेट को ग्रेजुएशन कहा गया, और बेनजीर की डिग्रियों पर 60 एतराज़ात लगाए गए, ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर और हार्वर्ड की डिग्री पर और उनकी डिग्रियों पर जो है बर्कले की डिग्री पर उन पर एतराज़ात लगाए गए। 60 के बेनजीर पे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और कहा गया कि आपका ग्रेजुएशन साबित नहीं हो सकता, और मदरसों से सनद लेने वाले जो है उनको कहा गया कि आप बिल्कुल जायज उम्मीदवार हैं। उसके बावजूद भी वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। बहुत अहम तारीखी हवालों के साथ नजीर साहब आप अहाता कर रहे हैं सारे मामले का, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपका और आमिर ज़िया साहब आपका। ये मामलात ऐसे हैं नाजरीन जिसके ऊपर जितनी ही लंबी तवील बहस होती रहे, और इस किस्म के जो हमारे मेहमान हैं जो बड़ा अबूर रखते हैं इन मामलात के ऊपर, तो ये उतनी ही तवील इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहूँगी हुकूमत इस बात पर तारीफ़ की मुस्तहिक है जो उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आज मंजूर किया। उसके अलावा एंटी रेप कवानीन के हवाले से भी हम आने वाले दिनों में तफसीली तौर पे इन कवानीन के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो आवाम को भी पता होनी चाहिए, जो देखने वाले हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।